जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे पेपर 2021 में, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। उनमें स्टिग्मा रेट्स वॉट मच ग्रेटर दैन द अदर कंट्रीज बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द westernized world. As per the passage, which of the following approaches can be most effective? COVID-19 ने हिट किया है उन पेरेंट्स को जो खास करके इकोनॉमिकली वीकर एरिया से थे। Which of the following कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज? आपको निकालना है यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि नहीं है, सीरियस है कि नॉन सीरियस है, इसके बारे में पैसेज ने नहीं बताया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ PW क्लैट। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। क्लैट नेक्सस PYQ सीरीज के लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लैट और एलिट में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे पेपर 2021 में, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट मूव अहेड विद द फर्स्ट पैसेज दैट वाज गिवन इन योर क्लैट एग्जाम ऑफ 2021। तो यहां पर पैसेज क्या था? कोविड-19 के ऊपर बेस था। कोविड-19 का जो पैंडेमिक है एंड द अनमैच मेंटल हेल्थ चैलेंजेस जो वो लेके आया अपने साथ, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल दैन एवर था दैट वी कंटिन्यू टू मेक द स्ट्राइड्स टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। उसी दौरान हमने समझा कि लोग डिप्रेशन में थे, लोग इतना मेंटल प्रॉब्लम से भी जूझे अपार्ट फ्रॉम द हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो दैट हैज क्रिएटेड अ मेंटल हेल्थ स्टिग्मा एंड हाउ वी माइट टैकल इट अराउंड द वर्ल्ड। ग्राहम थॉर्नीक्रॉफ्ट एक प्रैक्टिसिंग साइकियाट्रिस्ट थे। उन्होंने एक्सटेंसिवली और डीपली इन्वॉल्व हुए मेंटल हेल्थ स्टिग्मा के अंदर रिसर्च वर्क में at the Institute of Psychiatry, Psychology and Neurosciences at King's College London. He has divided the stigma into 3 components. तो उसने जो उन्होंने जो स्टिग्मा था वो 3 components में डिवाइड किया जो आपका मेंटल हेल्थ स्टिग्मा होता है। नंबर 1 नॉलेज, नंबर 2 एटीट्यूड एंड नंबर 3 बिहेवियर। लास्ट जो है बिहेवियर का जो कंपोनेंट है वो इमर्ज करता है सबसे पहले जब आप सोशली अपने आप को आइसोलेट करते हो, सच एज व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग ड्यूरिंग द पैंडेमिक, कि हम पैंडेमिक में क्या एक्चुअली फील कर रहे हैं, एज वेल एज एक्सक्लूजन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज। अपने आप को काट लेना क्योंकि आप कोविड में हैं तो मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं। एंड द सिटीजनशिप, हायर इनकम कंट्रीज जो थे उनमें स्टिग्मा रेट्स वॉट मच ग्रेटर दैन द अदर कंट्रीज बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द वेस्टर्नाइज वर्ल्ड्स। तो वेस्टर्नाइज वर्ल्ड्स में इस टाइप के जो स्टिग्मा था वो लोगों ने ज्यादा फेस किया इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज। लो इनकम कंट्रीज की अगर बात करें ऑन द कॉन्ट्ररी, तो यहां पर वन कैन बी अनवेल एंड स्टिल प्ले एन एक्टिव सोशल एंड प्रोडक्टिव रोल। इंसान शायद बीमार भी होगा लेकिन क्योंकि यहाँ पर आसपास लोग काफी ज्यादा एक दूसरे से रहते हैं, फैमिली नॉट्स बहुत ज्यादा क्लोजली निट और टाइड होते हैं, तो इंसान कैन फील एक्टिव सोशल एंड प्रोडक्टिव रोल समवेयर एज देयर आर मेनी सच रोल्स टू प्ले विद इन अ फैमिली बॉन्ड्स जो होते हैं एंड इवन इन द सोसाइटी। तो वहां के लोग, जब वेस्टर्नाइज वर्ल्ड के लोग हैं, वो ज्यादा इंडिविजुअल थियोरी में बिलीव करते हैं तो उतना ज्यादा सोशल भी नहीं होते। दैट्स व्हाट द पैसेज वांट्स टू से। Enhancing contact with people who have experienced mental health problems is the best way to reduce the stigma. तो basically अपने जैसे लोगों से मिलना, बातचीत करना, डिस्कशन करना, वो सब आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। To date, most people with mental illness remain silent about their condition, avoiding discussing their problems for the fear of losing face, damaging their reputation and jeopardizing their family status. तो काफी लोग घबराते हैं कि why they do not want to discuss their problem. Mental issues. Because एक स्टिग्मा है लोगों के दिमाग में कि लोग उनको गलत ही समझेंगे। Having a space जहां पर there may be welcomed and listened to, ऐसी जगह जहां पर लोग उनको सुने, उनको वेलकम करें, ऐसी जगह जहां लोग जज ना करें, will go the long way towards enabling to share their experiences. अगर हम स्मॉल पार्ट ऑफ रूरल आंध्र प्रदेश का ही देखें तो रिसर्चर्स ने पोस्टर्स का इस्तेमाल किया, पिक्चर्स और ड्रम्स का इस्तेमाल किया, शॉर्ट स्ट्रीट प्लेस का भी इस्तेमाल किया एक इंटरवेंशन टेक्निक की तरह, ताकि वो मेंटल हेल्थ के स्टिग्मा को पोर्ट्रे कर सके और कम्युनिटी एट लार्ज को समझा पाए दैट वी आर देयर फॉर यू, प्रोवाइडिंग यू द मेंटल हेल्प दैट यू रिक्वायर। एक्टर पोर्ट्रेड अ पर्सन्स जर्नी, एक उस एक्टर ने स्ट्रीट प्ले में पोर्ट्रे किया एक इंसान की जर्नी जिसमें वो इंसान मेंटल हेल्थ से जूझा, मेंटल हेल्थ के क्राइसिस से क्या क्या लाइफ में सेटबैक्स आए, इसके बाद उसको मिला सपोर्ट एंड शोइंग होप और उसकी इंप्रूवमेंट और रिकवरी हुई आफ्टर हैविंग द थेरेपी। People assembled around the stage, willing to talk about and discuss what they saw even to 2-3 years after the event. तो उस इवेंट को देख के लोग इतना ज्यादा एनलाइटन हुए कि अगले 2-3 साल तक भी उनको केसेस आए और लोगों ने अपना मेंटल हेल्थ डिस्कस किया। Now understanding the question and answer that followed. फर्स्ट है,
व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया इन द पैसेज? पूरे पैसेज का मेजरली सेंट्रल आइडिया क्या है, पैसेज का जो है थीम क्या है, जो ऑथर यहां पे पूछना चाह रहा है? फर्स्ट कहता है मेंटल हेल्थ इज नॉट एन ऑब्स्टैकल फॉर पीपल सीकिंग केयर, कि ऑब्स्टैकल है ही नहीं। क्लियर फॉल्स? मेंटल हेल्थ एक डोमेस्टिक फिनोमिना है, डोमेस्टिक तो नहीं, पैसेज ने डिस्कस किया। लो इनकम कंट्रीज में मेंटल हेल्थ डज नॉट रिसीव द एडिक्वेट अटेंशन। कंसिडर कर सकते हैं एक बार को कि लो इनकम कंट्रीज में मेंटल हेल्थ को उतना ज्यादा एडिक्वेट अटेंशन नहीं मिल रहा है, लेकिन हाई इनकम में मिल रहा है, वो भी तो पैसेज ने नहीं बताया था। मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा अराइज हो रहे हैं कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, ग्लोबली, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल दोनों ही पैसेज ने डिस्कस किया। तो यस, डी वुड बी द बेस्ट सेंट्रल आइडिया। As per the passage, which of the following approaches can be most effective in curbing the issue of mental health? तो कौन सा बेस्ट अप्रोच हो सकता है to deal with the problem of mental health is what the question is asking about. पहला कहता है mental health can only be reduced when people will stop sharing their emotions. जिक्र ही मत करो अपने इमोशंस का। टू डेवलप अ सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस, बिल्कुल एक्सेप्टेंस भी चाहिए लोगों के बीच में जो सफर कर रहे होते हैं मेंटल हेल्थ में, और धीरे धीरे उनको हील करने देना चाहिए ग्रेजुअली, बिल्कुल सही हो सकता है। एक्सपीरियंसेस जो इंसान शेयर करता है और डिस्कस करता है ऑन द लार्जर लेवल, ये एक बहुत मेजर हिंडरेंस है लार्जर लेवल पर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, जो मेंटल हेल्थ को अच्छा नहीं कर पाती। A person should not express about his or failures which enhances the mental health problem. इंसान को अपने failures डिस्कस नहीं करने चाहिए क्योंकि ये डिप्रेशन को और ज्यादा डिप्रेशन को एग्रावेट कर देंगे। अगेन एंड इनकरेक्ट आंसर, और पैसेज के हिसाब से था शेयर करना अपने जैसे लोगों के साथ, प्रॉब्लम को डिस्कस करना ओपनली, यहां पर एक्सेप्ट करना जिनको भी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, शुड बी द करेक्ट आंसर। Which of the following notions is expressed in the passage to enunciate? कौन सा नोशन पैसेज में बताया गया है जिसको हम लोग इनिशिएट करना चाहते हैं, किस चीज पर? द सिग्निफिकेंस ऑफ इशू ऑफ मेंटल हेल्थ, कि ये इशू कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है आजकल के करंट टाइम्स में। तो कौन सा नोशन पैसेज में है जो इस बात को और ज्यादा इनिशिएट कर रहा है, एग्रावेट और आई वुड से स्ट्रेंथन कर रहा है? पहला कहता है कि जो इशू ऑफ मेंटल हेल्थ है वो हैज रिसीव्ड द रिक्वायर्ड रिकॉग्निशन एंड डेलिब्रेशन, कि इशू ऑफ मेंटल हेल्थ जो है उसको रिक्वायर्ड रिकॉग्निशन भी मिला और डेलिब्रेशन मिला कोविड-19 के दौरान बेसिकली। तो यहां पर लोगों को लगा हाँ सिग्निफिकेंट तो है भाई। मेंटल हेल्थ विल बी रिड्यूस्ड ऑटोमेटिकली, अपने आप खत्म हो जाएगा कोविड-19 के बाद, जैसे कि यार कोविड चला गया, कोरोना चला गया, ये भी चला जाएगा। बहुत ही बकवास आंसर। मेंटल हेल्थ इंप्रूव करेगा जब सोशल आइसोलेशन बढ़ जाएगा, जितना आप बेसिकली लोगों से मिलना बंद करोगे अपने आप आपका मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगा। मेंटल हेल्थ एक इल्यूजनरी नोशन है, इल्यूजनरी नोशन है, मतलब सच है ही नहीं है, इल्यूजन है, मन घड़ंत कहानी है, वहम है ये कि मेंटल हेल्थ है। कुछ नहीं हुआ भाई, तुझे सिर्फ जुकाम हुआ है, दैट इज दैट। तो वो जैसे पेरेंट्स कहते हैं ना, बस तुम फोन में लगना छोड़ दो, डिप्रेशन भी ठीक हो जाएगा, सुबह टाइम से उठो 6 बजे सब ठीक हो जाएगा, ये कह रहा है कुछ नहीं है, मेंटल हेल्थ इल्यूजन है। तो दैट वुड मेक ए द बेस्ट आंसर। अगले पे चलते हैं। लो इनकम कंट्रीज जो हैं, वन कैन बी अनवेल एंड स्टिल प्ले एन एक्टिव रोल। लो इनकम कंट्रीज में जो फैमिली वाले बॉन्ड्स को बताया था, and can be productive somewhere as there are many such roles to play within the family and the society. कौन सा conclusion होगा that can be drawn from above statement? इस statement को पढ़ के आप क्या conclude कर सकते हो, वो यहाँ पे पूछा गया है। पहला कहता है स्टिग्मा रेट्स जो होते हैं वो लोअर इनकम कंट्रीज में काफी ज्यादा होते हैं। इसने कहा ये जो आपका स्ट्रेस वाला सिग्मा रेट होता है वो लोअर इनकम कंट्रीज वाले जो एरियाज हैं वहां पे लोगों को ज्यादा स्ट्रेस होता है। पैसेज ने उल्टा कहा था, पैसेज ने कहा था जो डेवलप कंट्रीज, वेस्टर्नाइज कंट्रीज में उनको ज्यादा स्ट्रेस होता है, स्टिग्मा रेट्स हायर होता है। हायर इनकम कंट्रीज में बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे प्रेशर होता है एक्सेल करने का, परफॉर्म करने का, इसको कंसिडर कर सकते हैं। मेंटल स्टिग्मा रिलेटेड है ही नहीं इकोनॉमिक कंडीशन से, मेंटल स्टिग्मा इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड नहीं है, सोच सकते हैं भाई। हायर इनकम कंट्रीज में ज्यादा लोग चाहिए होते हैं टू परफॉर्म मल्टीपल रोल्स एट देयर होम्स। हायर इनकम कंट्रीज में रिक्वायर द पीपल टू परफॉर्म मल्टीपल रोल्स एट देयर होम्स, ये लोअर इनकम के लिए बोला था। हायर इनकम तो अक्सर अकेले रह रहे होते हैं, गलत। अब बचता है बी और सी। पैसेज में पूछा है कि ये जो एक तरीके से आपका कम्युनिटी या सोशल नेचर होता है पुअर कंट्रीज या लो इनकम कंट्रीज का,
एक्टिव सोशल और प्रोडक्टिव रोल जो होता है वहां पर समवेयर, वो रोल्स होते हैं फैमिली में मल्टीपल रोल्स करने के। तो उस केस में बी यहां पर सही जाएगा, क्योंकि इसने बोला कि जो स्टिग्मा रेट्स हायर इनकम कंट्रीज में है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर उनको प्रेशर है एक्सेल करने का, परफॉर्म करने का, और यहां पर आपके लेस डेवलप कंट्रीज में फैमिली मिलके सारे काम कर लेती है या साथ में एक प्रोडक्टिव रोल रखती है कोलैबोरेशन में। तो बी बेटर है सी से, देयरफॉर दिस शुड बी करेक्ट आंसर। सी ने बात तो सही करी है, ट्रू तो है सी, ट्रू तो है कि इकोनॉमिक कंडीशन पे डिसाइड नहीं होता कि कौन सी कंट्री में कितने लोग डिप्रेशन में होंगे या मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, पर क्वेश्चन के इन्फरेंस के हिसाब से बी बेहतर होगा और सी गलत आंसर में जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वीकन्स, कौन सा ऑप्शन वीकन करेगा ऑथर का आइडिया, कौन सा आइडिया? हैविंग अ स्पेस वेयर दे मे बी वेलकम्ड एंड लिसन टू रादर बीइंग जज्ड। इस बात को कि यार एक वेलकमिंग एटीट्यूड होना चाहिए, एक्सेप्टिंग एटीट्यूड होना चाहिए, जज करने वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए द पीपल हु आर फेसिंग मेंटल प्रॉब्लम्स, इस बात को हमें वीकन करना है। पीपल हु टेंड टू शेयर देयर इमोशंस टेंड टू हैव मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस, तो ये तो सपोर्ट कर रहा है। सोसाइटल रोल मैसिव है, काफी एम्ब्रेसिंग पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ एलिमेंट, काफी इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये भी सपोर्ट कर रहा है। पीपल शेयरिंग देयर आइडियाज एक्सप्रेशंस पब्लिकली इज अ प्रैक्टिस व्हिच नीड्स टू बी प्रमोटेड, ये भी स्ट्रेंथन कर रहा है। इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी टू फॉर्म जजमेंट्स about other people and this being a healthy practice should be encouraged at a large scale। इसने कर दिया वीकन पूरे आइडिया को कि लोगों से अगर तुम डिस्कस करोगे तो लोग तुम्हें जज करेंगे, और ये एक बड़ी हेल्दी प्रैक्टिस है और हमें करने देना चाहिए लोगों को जज, तो इस वाली बात को ये वीकन कर रहा है। Therefore D would be the best answer। Now let's understand another passage। Critique of the school as an institution has developed and grown in the past half a century। तो किस तरह से बढ़ रहा है और क्रिटिसिज्म भी आ रहा है स्कूल के सिलेबस और करिकुलम को लेके। एजुकेशन थियोरिस्ट एवरेस्ट राइमर रोट स्कूल इज डेड, उनकी एक बुक थी स्कूल इज डेड एक्चुअली इन 1960। उनके हिसाब से बहुत सारे स्कूल सिर्फ आज की डेट में केज जेल बन चुके हैं बच्चों के लिए, जहां पर एक एलियन सा करिकुलम और सिलेबस डिजाइन कर दिया जाता है, कुछ जो एक्सपर्ट्स बना देते हैं और उसको बच्चों के कंधों पर, नाजुक कंधों पर थोप दिया जाता है कि पढ़ो भाई, सिलेबस पढ़ो और टेस्ट दो, पेपर दो, मशीन्स बना दिया है बच्चों को। Today many schools are gargantuan corporate enterprises बन चुके हैं, money making bodies बन चुके हैं with the thousands of children on their rolls for all the practical purposes they are running like factories or better like the mini armies, only making the kids like that। वेबसाइट ऑफ प्राइवेट स्कूल एक लखनऊ में है जिसने बोस्ट किया है अपने ऑनलाइन वेबसाइट पर कि उनके स्कूल में 56,000 बच्चे हैं। तो क्या ही कर रहे होंगे 56,000 पे, क्या इतना फोकस कर रहे होंगे कि हर बच्चे को ढंग से पढ़ा पा रहे हैं? तो यहां पर प्रोग्रेसिव थिंकर्स लेकिन मानते हैं कि एक एनविजन्ड फ्री स्कूल होना चाहिए बच्चों के लिए। ग्रेट रशियन नॉवेलिस्ट लियो टॉल्स्टॉयज ने भी ये बात कही कि स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द पुअर पेजेंट्स एट हिज होम, उन्होंने एक नया स्कूल बनाया अपने ही घर पर पुअर पेजेंट्स के बच्चों के लिए। भला उन्होंने किया, एक्चुअली शिक्षा उन्होंने दी है यहाँ पर यास्नाया पॉलियाना के नाम से, जहां पर कोई स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं था उनके स्कूल में, कोई होमवर्क या फिजिकल पनिशमेंट जैसी चीजें भी नहीं होती थी। अनदर एग्जाम्पल ऑफ मारिया मॉन्टेसरी, वो एक फर्स्ट इटालियन वुमेन थे जो एक डॉक्टर थे, और वो भी इस डायरेक्शन में उन्होंने वर्कआउट किया कि द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए चिल्ड्रन की लाइफ में, विच बिकेम द बेसिस फॉर हर एजुकेशनल फिलोसफी जो उन्होंने लिखी, विच टू एम्फसाइज कि चिल्ड्रन का फ्रीडम और चॉइस होना चाहिए इन द एजुकेशन। टेगोर्स क्रिटिक ऑफ रोट लर्निंग, टेगोर ने भी क्रिटिसाइज किया रोट लर्निंग को, जिसको हम कहते हैं रट्टाफिकेशन, जो बच्चों से कराया जाता है स्कूल में। रोट लर्निंग को आर्टिकुलेट किया अपने क्लासिक टेल पोम में नोन एज द पैरट्स ट्रेनिंग, तोता कहीनी whatever। Perhaps longest lasting liberation school in the world is Summerhill। सबसे ज्यादा liberated school रहा है Summerhill। It was founded in 1921, 100 years ago in England by A.S. Nile with the belief that school should be made to fit the child। स्कूल का ये पॉइंट था कि स्कूल को इस तरह से बनाओ कि बच्चे के लिए स्कूल फिट हो जाए, rather than the other way कि बच्चे को स्कूल के हिसाब से हमें फिट करना है। 1966 में कोठारी कमीशन, एजुकेशन कमीशन बनाया गया जिसकी रिकमेंडेशन थी एक कॉमन स्कूल सिस्टम की, जिसको आज तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो टुडे अ स्कूल अ चाइल्ड गोज टू डिपेंड्स ऑन हर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की कौन से बच्चे किस टाइप के, किस लेवल के स्कूल में जाएंगे। लेवल ऑफ स्कूल इज डिसाइडेड बाय द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट।
पैंडेमिक ने इस गैप को और ज्यादा इंक्रीज और एक्सैसरबेट कर दिया है, इस डिवाइड को। कोविड 19 ने हिट किया है उन पेरेंट्स को जो खास करके इकोनॉमिकली वीकर एरिया से थे। डिजिटल डिवाइड भी है, कुछ सभी बच्चों के पास, रिच और पुअर का क्योंकि डिवाइड है, तो सभी बच्चों के पास ऑनलाइन क्लासेस के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज, अवेलेबल टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो ये बन जाता है डिजिटल डिवाइड, जो रिच एंड पुअर में और ज्यादा वाइडन हो गया पोस्ट पैंडेमिक। Poor do not have access to mobile phones, laptops and internet connectivity. In such a scenario, हम लोग क्या कर सकते हैं? One can try and conceive of the neighborhood learning spaces पे जाना चाहिए, जैसे home tuitions and everything। वो यहाँ पर थोड़ा सा हेल्प आउट करती हैं, जो डिजिटल डिवाइड के प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। तो पहला कहता है व्हाट हैज द ऑथर कन्वेड रिगार्डिंग द स्कूल सिस्टम इन इंडिया। तो स्कूल सिस्टम को लेके ऑथर का क्या पॉइंट था यहाँ पर, वो पूछा गया है। पहला कहता है कि जो स्कूल सिस्टम इन इंडिया है वो एक एडवांस सिस्टम है जो बच्चों के पर्सनालिटी पे फोकस करता है। ये तो पैसेज के बिल्कुल विपरीत जा रहा है। स्कूल इन इंडिया आर सेग्रीगेटेड बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, बिल्कुल सही हो सकता है। स्कूल स्टॉन्चली प्रमोट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट, ओहो बिल्कुल ही एग्जैजरेशन जो पैसेज ने डिस्कस नहीं करा। पैंडेमिक ने एड करा है, हेल्प किया है स्टूडेंट्स को, ताकि वो बच्चों को टेक्नोलॉजी से और ज्यादा एक्सेसिबल हो गई है पोस्ट पैंडेमिक में, वो भी फॉल्स इंफॉर्मेशन है। तो बी आपका बन गया सही आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिड्यूस फ्रॉम द अबव पैसेज। तो पूरे पैसेज से आप डिड्यूस क्या कर सकते हो? तो यहां निकालनी है आपने इन्फरेंस, द लॉजिकल डिडक्शन फ्रॉम द पैसेज। तो यहां पर आपका आंसर बन जाएगा सोशल सेग्रीगेशन जो है उसको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है, ताकि हम एजुकेशन को अच्छी तरह आगे ले जा पाए स्कूल्स में। कर सकते हैं। कोविड 19 पैंडेमिक ने ल्यूब्रिकेट कर दिया है, मतलब और ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया और ज्यादा बढ़ा दिया है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बढ़ाया तो है, लेकिन डिजिटल डिवाइड भी तो था। स्कूल्स को डिवाइड करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंसेस, ये तो और ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करने की बात कर रहा है। प्राइवेट स्कूल्स को एनकरेज करना चाहिए ताकि वो एनरोल करें इकोनॉमिकली पुअर स्टूडेंट को। ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स को एनकरेज करना चाहिए, ये ऑप्शन ट्रू तो है, बट जनरलाइज वर्ल्ड में, पैसेज की नॉलेज के एरिया में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई थी, इसीलिए ए हो जाएगा आपका सही आंसर। एज पर द अबव पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली, किसने करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं किया ऑथर का व्यू पॉइंट रिगार्डिंग इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग पैंडेमिक के बारे में, ऑथर ने इनमें से कौन सी बात नहीं बोली थी? तो आपको निकालना एक फॉल्स स्टेटमेंट एज पर द पैसेज। There has been a disruption of education system in pandemic. Yes, author ने कहा था। Inclusion of technology ने widen कर दिया है the canvas of distance learning education, बिल्कुल। Albeit its success and the biggest concern, बिल्कुल, क्योंकि डिजिटल डिवाइड की वजह से डिस्टेंस लर्निंग जो है, ऑनलाइन लर्निंग है, उसने डिवाइड क्रिएट किया, तो पुअर लोगों को एक्सेसिबल नहीं है टेक्नोलॉजी की बावजूद भी। पैंडेमिक ने अनअर्थ किया और स्टिम्युलेट कर दिए इनोवेटिव अप्रोचेस, स्टिम्युलेट नहीं कर दिए, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसीलिए यहां पर ये आपका करेक्ट आंसर में चला जाएगा। हमें निकालना था फॉल्स स्टेटमेंट। क्राइसिस वर्सन हो गए हैं बाय द रिडक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये भी पैसेज ने कहा था, इसीलिए इनकरेक्ट में जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूटिलाइज्ड टू डेवलप अ हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग इन स्कूल। किस चीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम बच्चों के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट ले आए स्कूल में? इंडिविजुअलाइज टीचिंग लेके आएंगे, इसको फॉलो नहीं करना चाहिए, इंडिविजुअलाइज टीचिंग को नहीं फॉलो करना चाहिए, जबकि करना चाहिए, तभी तो बच्चों का उद्धार होगा। स्टूडेंट्स को परमिट करना चाहिए ताकि वो सिर्फ कुछ और कुछ ही सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करें। बच्चों को परमिट करो कि वो सिर्फ ओनली फ्यू सब्जेक्ट्स को ही सेलेक्ट करें, तो फिर तो यार बच्चे पार्ट एजुकेशन ही ले पाएंगे, और बच्चों को क्या पता कौन से सब्जेक्ट्स उनके लिए बेटर हैं। करिकुलम में होल चेंज की जरूरत है। कम्युनिटी लर्निंग को एनकरेज करना बनता है स्कूल्स में, बिल्कुल ठीक है यार, ये हो सकता है। फिक्स्ड और रोबस्ट करिकुलम नीडेड है, फिक्स नहीं फ्लेक्सिबल करिकुलम नीडेड है एज पर द पैसेज, इसीलिए सी सही होगा। अगले पे चलते हैं। इन द अबव पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रेफर्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फ्री स्कूल। तो जो ऑथर ने पूरे पैसेज में फ्री स्कूल के बारे में डिस्कशन किया था, उसके हिसाब से ऑप्शंस में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स में जाएगा, वो पूछा गया है यहां पर। ये एक ऑल्टरनेटिव रहेगा फ्री स्कूल के लिए। क्या बोला था कि फ्री स्कूल जैसे जो चीजें हैं वो एक ऑल्टरनेटिव रहता है मेन स्ट्रीम स्कूल के और कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ स्कूलिंग के लिए, बिल्कुल, ये तो ऑथर ने कहा ही था।
फ्री स्कूल हैं उनको प्रोवाइड करनी चाहिए डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म बच्चों को, ताकि बच्चे अपने ओपिनियंस के बारे में भी बोल पाएं। करिकुलम को उन पे ना थोपा जाए, बच्चों की भी सुने। स्कूल शुड फिट द चिल्ड्रन, तो ये भी ट्रू है। कोर्सेज ऑफर जो करे जाते हैं फ्री स्कूल्स में वो ऑप्शनल कोर्सेज होते हैं और स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट और रुचि पर डिपेंड करने होने चाहिए, ये भी बिल्कुल ट्रू है। स्पेसिफिक चॉइस ऑफ सब्जेक्ट और एक फिक्स शेड्यूल रखना चाहिए। वही आ गया दोबारा से करिकुलम थोपना, और हमें फॉल्स पूछा है, फ्री स्कूल के बारे में ऑथर ने ये नहीं कहा, तो ये करेक्ट आंसर में जाएगा कि बच्चों पर एक स्पेसिफिक चॉइस सब्जेक्ट्स थोप दो, एक फिक्स शेड्यूल डाल दो। यही ज्यादा क्विंटेसेंशियल फीचर है जो फ्री स्कूल का होना चाहिए। ये ऑथर ने डिस्कस नहीं किया, मेकिंग इट करेक्ट। अगले पैसेज की तरफ चलते हैं जो अगेन आपको क्लैट 21 में पूछा गया था। एशिया एक फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट चेंज पर आज खड़ा है, जहां पर इतना क्लाइमेट हेवी एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। एक्सट्रीम हीट हो रही है इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, वाइल्ड फायर्स हो रही हैं ऑस्ट्रेलिया में, टाइफून्स हो रहे हैं जापान में। ये सब रियल एंड प्रेजेंट डेंजर्स हैं और ये आगे आगे चल के और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएंगे क्लाइमेटिक चेंजेस। मैकेंजीज रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट रिस्क एंड रिस्पॉन्स इन एशिया, इस रिपोर्ट में, ये जो रिपोर्ट एशिया पर बनी है, इसमें बताया गया कि without adaptation and mitigation, Asia is expected to experience more severe socio-economic impacts. एशिया पे सबसे ज्यादा severe effect होगा, socio-economic effects होंगे आपके climate change पर, than the rest of the parts of the world. So Asia is the only continent that's going to be heavily impacted because of environmental changes. लार्जर सिटीज जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हैं, वो सबसे पहली हो सकती हैं वर्ल्ड में जहां पर सबसे ज्यादा हीट वेव्स एक्सपीरियंस की जाएंगी, जो कि सर्वाइवेबिलिटी के थ्रेशोल्ड से भी ऊपर होगी। मतलब इतना हीट स्ट्रोक हीट वेव होगा जो सर्वाइवेबल भी नहीं होगा। Just as the information system and cyber security laws have become integrated into the corporate and public sector decision making, climate change must also have the place. तो जिस तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, साइबर लॉज के बारे में, उतना ही इंपॉर्टेंट विषय आज की डेट में एनवायरमेंटल चेंज बन चुका है इन द डिसीजन मेकिंग। क्लाइमेट साइंस ने हमें कहा कि कुछ अमाउंट ऑफ वार्मिंग जो है वो अगले 10 साल में ऑलरेडी होने वाली है, लॉक्ड इन ड्यू टू द पास्ट एमिशंस। जो पिछले पुराने एमिशंस की वजह से अगले 10 साल तक तो हम लोगों को इतना हीट मिलने ही वाला है, टेम्परेचर्स बढ़ते चले जाएंगे। इंडिया एंटिसिपेट कर रहा है सिग्निफिकेंट फ्यूचर में, इंडिया ने एंटिसिपेट किया है कि आगे चल के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट अच्छा होगा अगले 10 साल में, जहां पर इंडिया कम से कम 1.77 ट्रिलियन अक्रॉस लगाने वाला है इन 34 सब सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स। रोबस्ट रेगुलेशंस जो यहां पर, अब जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो लेबर जो है वो गर्मी में काम कैसे कर पाएगी, गर्मी में वो बिल्डिंग को कैसे खड़े कर पाएंगे, बेचारे लेबर जो है वो खुद मर जाएगी। तो उनके लिए यहां पर एक प्लान एंड सोल्यूशंस को इंप्लीमेंट किया गया है, प्लान एंड प्रोजेक्ट्स को, सो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो सके। तो यहां पर बोला गया है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द इकोनॉमिक रिस्क ऑफ द लॉस्ट आवर्स एज वेल एज द टोल ऑन द लाइफ फ्रॉम द हीट वेव्स। गुड न्यूज ये है कि हमने ऐसा कुछ ऑलरेडी देखा है इंडिया के कुछ स्टेट्स में और कुछ सिटीज में कि कुछों ने ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं टू कंट्रोल एंड कॉम्बैट विद द प्रॉब्लम। अहमदाबाद सिटी कॉर्पोरेशन सबसे पहले हैं जिन्होंने हीट एक्शन प्लान इंट्रोड्यूस करा है इंडिया में इन रिस्पॉन्स टू 2010 हीट वेव, जिसमें 300 लोगों की मौत हो गई थी एक ही दिन के अंदर। द सिटी हैज a heat wave early warning system, अहमदाबाद की बात हो रही है यहां पर। A city-wide program of the roof reflectivity to keep buildings cool, तो यहाँ पर ऐसा implement किया गया टेक्नोलॉजी रूफ रिफ्लेक्टिविटी जिससे बिल्डिंग्स को कूल रखा जा सके, और ऐसी टीम्स को बनाया गया है जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कूल वाटर एंड रिहाइड्रेशन टैबलेट्स ड्यूरिंग द हीट वेव्स। Renewable energy has grown rapidly in India and can contribute to approximately 30% of electricity generated through the alternative resources by the year 2030, and that's been stated by Central Electricity Authority. Moving further with the questions, which of the following cannot be inferred from the passage? आपको निकालना है यहाँ पर false statement। तो पहला कहता है आपको it is imperative, ये बहुत ज्यादा imperative ही है that
टू लेसन आवर वनरेबिलिटी टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब ये तो इंपेरेटिव है कि हम अपने आप ही कभी ना कभी ये सब जो क्लाइमेटिक इंपैक्ट है अपने आप ही कभी ना कभी सही हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, लेसन हो जाएंगे अपने आप ही। इनकरेक्ट। इंक्रीज इन मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, अगर हम मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज को इंक्रीज कर दें, दैट विल इवेंचुअली लीड टू एन इंक्रीज इन पॉल्यूटेंट्स। तो इसने कहा कि यहां पर ये चीज की अगर हम मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज को इंक्रीज कर दें तो पोल्यूटेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे, तब तो पोल्यूशन कम होगा ना। तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स स्टेटमेंट, और पैसेज ने भी हमें क्वेश्चन में फॉल्स स्टेटमेंट मांगा था। अगर हम एमिशंस को रिड्यूस करेंगे तो उस केसेस में हीट ट्रैपिंग होगी और हार्मफुल एनवायरनमेंट जो है, जो हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए एमिशंस, उनको हम लोग यहां पर ट्रैप कर सकते हैं, और ये हमारा प्राइमरी गोल होना चाहिए एनवायरनमेंट के लिए। ट्रू है इसलिए गलत है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान्स जो हैं उनको क्लाइमेट फ्रेंडली बनाना बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, पैसेज ने भी कहा था, तो ये भी इन्फरेंस होगा, मेकिंग बी द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो पैसेज ने यहां पर अभी आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए और पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है। पूछा गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इंप्लाइड, बिल्कुल, तो 2 स्टेटमेंट्स पूछा है यहां पर। लेट्स सी कौन सा स्टेटमेंट सही होता है। इंपैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग हीट इज मोर ऑन द वंस हु आर इकोनॉमिकली पुअर एंड एंगेज इन आउटडोर एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल, तभी तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल भी दिया था लेबर्स का। ट्रू हो सकता है। रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट की डायरेक्टली रिलेटेड है एनवायरनमेंट का रिस्क क्लाइमेटिक चेंज से, बिल्कुल है, पैसेज ने भी बताया। लोकलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, लोकल लेवल पर अगर आप प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तो आप रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, ये भी पैसेज के हिसाब से ट्रू है। तो क्योंकि तीनों ही ट्रू हैं, सी वुड बी द करेक्ट आंसर, जिसने कहा 1 2 3 आर इंप्लाइड। अगले पे चलते हैं। Which of the following strategies is not appropriate to reduce climate change? कौन सी स्ट्रैटेजी अप्रोप्रिएट नहीं रहेगी वो पूछा है यहां पर। डिक्रीजिंग एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी को डिक्रीज कर दो भाई, एनर्जी एफिशिएंसी को तो इंक्रीज करना पड़ेगा ना, तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है। कार्बन प्राइसिंग सिस्टम करना बनता है, तभी कार्बन एमिशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। डीकार्बनाइज करना इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस को और बिल्डिंग्स को बिल्कुल जरूरी है, तभी कार्बन एमिशंस कंट्रोल में आएंगे। इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एडेप्टिव टेक्नोलॉजीज पर, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर, ये भी अप्रोप्रिएट है। तो ए सही आंसर है क्योंकि ये आपकी इनअप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी है। अगले पर चलते हैं। पैसेज के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर चैलेंज, कौन सा सबसे मेजर चैलेंज आएगा, सबसे मेजर प्रॉब्लम आएगी क्लाइमेटिक चेंज में स्टेप्स को कंट्रोल करने के लिए। रिलायंस ऑन नॉन रेन्यूएबल एनर्जी सिग्निफिकेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल यही है सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज, कि अगर आप पूरी तरह से नॉन रिन्यूएबल पे निर्भर हो जाओगे, ऑयल पेट्रोलियम पे निर्भर, कोल पे निर्भर हो जाओगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कि जी हम तो अपनी कंपनी की मशीनरी पेट्रोल से ही चलाएंगे, हम तो सोलर पावर से नहीं चलाएंगे। अगर कंप्लीटली आप नॉन रिन्यूएबल पे रिलाई करोगे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो यही सबसे बड़ा चैलेंज आएगा, जिससे आप ऑल्टरनेटिव सोर्सेस को नहीं समझ पाओगे। तो इस केस में ये चैलेंज हो सकता है। रेन्यूएबल एनर्जी इज नाउ यूटिलाइज्ड इन मेनी सेक्टर्स, और ये क्लाइमेटिक चेंज को कंट्रोल भी कर रहा है, तो ये तो पॉजिटिव है ना, ये थोड़ी ना चैलेंज है। रेमेडियल एक्शंस ऑफ क्लाइमेट चेंज आर एनकरेज, जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को कम किया है, ये भी पॉजिटिव है, तो चैलेंज नहीं हो सकता। रेगुलेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हमने करा तो हम बैलेंस लेके आ पाए ग्रोथ और एनवायरनमेंट के बीच में, एक और पॉजिटिव दे दिया, इसीलिए आपका चैलेंज नहीं है, और ए आपका चैलेंज होगा। Now let's understand another passage. On the day of writing this, India has reported 116 deaths from COVID-19. In contrast, US जिनकी population 1/4 है इंडिया की ही population से, वहां पर हो गई है 1897 deaths, और 16 times अगर हम देखें 116 से, that is 16x deaths हुई हैं आपकी यूएसए में in comparison to India। और यूके की बात करें जिनकी पॉपुलेशन हमसे 120th है, उनके यहाँ पे 592 डेथ्स हुई हैं जिस दिन ये आर्टिकल लिखा गया, दैट इज 5 times मोर देन हुई हैं यूके में। ये सब इंडिया के डेटा से कंपेयर कर रहे हैं कोविड-19 के डेथ्स के केसेस में। ऑन द अदर मेट्रिसेस 2 न्यू केसेस, एक्टिव केसेस, इंडिया के केसेस में जो इंडिया का कोविड-19 का कर्व है वो सॉर्ट ऑफ फ्लैटन ऑलमोस्ट हो गया है।
जब कभी भी इफ अगर होता है और जब कभी भी यूके और यूएस इतने लेवल पर भी आ गया, 116 डेथ्स मतलब इस लेवल तक भी आ गया, तो वहां तो ऑथर ने कहा जी बधाइयां होंगी, सेलिब्रेशन हो जाएगी कि यार इंडिया के लेवल तक भी हम लोग पहुंच पाए। सच लो डेथ रेट्स वुड बी सीन एज अ विक्ट्री, हमारी गवर्नमेंट की ये विक्ट्री है इस केस में, हमारे सिटीजन्स की और हमारी साइंस की, ओवर दिस ड्रेडेड कोरोना वायरस। However, पैसेज ने क्या बोला, however, because we are India, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, तो वी डोंट गेट एज मच क्रेडिट। क्योंकि पैसेज ने कहा कि यार क्योंकि हम तो इंडियंस हैं ना, और हमें क्यों क्रेडिट देंगे, वर्ल्ड तो समझता है कि यार हमारे डेटा में डिस्क्रिपेंसी होगी, हम इंफॉर्मेशन को छुपा रहे होंगे, इंडिया देश है, इंडिया सिर्फ देश है, इट्स द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, यहां पर ऐसे कैसे हो रहा है कि हमारे यहाँ कोविड-19 के केसेस इतना स्प्लर्ज कर रहे हैं और इंडिया ने इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखा दिया है। द वर्ल्ड इज नॉट ट्रस्टिंग ऑन आवर कैपेबिलिटीज। We are considered poor, third world nations, untrustworthy, incapable of achieving something like this on our own. Instead of learning from India's experience, first instinct आती है इंडिया के डेटा पे डाउट कर लेते हैं यार। We aren't counting the cases right, हम लोग टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग डेथ्स को क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, लिस्ट ऑफ डाउट्स वर्ल्ड में हमारे बारे में चल रहे हैं। Even as the testings have been increased, पॉजिटिविटी रेट स्टिल ड्रॉप डाउन हुआ है। टेस्ट हमने जितने भी बढ़ाए हैं, हमने देखा है कि जिनको भी कोरोना पॉजिटिव है उनके टेस्ट ड्रॉप डाउन हुए हैं। एंड ऑलमोस्ट ऑल इंडियन हॉस्पिटल्स आर सीइंग द ड्रॉप इन कोविड-19 एडमिशंस एंड फैटलिटीज आल्सो। टू थिंक दैट डीप इंडियन स्टेट इज द केपेबल ऑफ फजिंग डेटा, ये सोचते हैं कि हम लोग डेटा को फज कर रहे हैं। खुद सोचिए हर लेवल पर डेटा को फज करना, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पर, उसके बाद सस्टेन करना इसी फसाड को कि हम लोग डेटा छुपा रहे हैं, ऐसा वर्ल्ड में प्रोजेक्ट करना हमारे यहाँ बिल्कुल सही हो चुका है कोरोना, या बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ चुका है। ये फसाड जो है, ये जो ढोंग है, कितने इतने महीनों तक तो नहीं चलता अगर ये सच में ढोंग होता, अगर ये फसाद होता। गिविंग इट वे टू मच क्रेडिट। ये कहा जा रहा है इंडिया में कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं रिगार्डिंग इनॉर्मस कोऑर्डिनेशन, कैसे पॉसिबल है, कैसे इतने सारे एफर्ट्स डालना पॉसिबल है, हाउ द थिंग्स विल वर्क अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। Given that you can check the corona data at every ward level, it is also impossible to fudge so much data, not to mention creating a downwards curve भी कहाँ possible हो पाता इस same direction में, और ये हमें हर इंडियन स्टेट्स में हर अच्छी जगह दिखाई कि इंप्रूवमेंट हुई है। तो इतना सारा डेटा बेसिकली फज करना पॉसिबल नहीं है। टेस्टिंग के टर्म्स में भी हम बात करें तो वाइल अ केस माइट बी मेड फॉर अ लॉट ऑफ इंडियंस नॉट गेटिंग टेस्टेड, ऐसा भी सुनने में आया कि इंडियंस टेस्ट नहीं करा रहे हैं। ये भी ट्रू है कि रैंडम टेस्टिंग काफी इंक्रीज कर दी गई थी इंडिया में लास्ट फ्यू मंथ्स में। डोमेस्टिक फ्लायर्स जितने भी आते थे महाराष्ट्र में, उनकी रैंडम टेस्टिंग होती थी एयरपोर्ट्स पे, हैव टू गेट कोविड-19 टेस्ट डन, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक ही क्यों ना हो या उनको सिम्टम्स कोई ना भी हो। इफ देयर वाज रैम्पेंट कोरोना, अगर सच में कोरोना इंडिया में इतना ज्यादा तबाही मचा रहा होता, we would see a spike in the cases from just these flyers. It may be hard for the people, लोगों के लिए माना मुश्किल है इंटरनेशनल लेवल पर ये एक्सेप्ट करना कि ये सब कुछ एक एक्चुअली रियलिटी है, but almost all evidence points to the fact that India has flattened the corona curve, जबकि on the contrary US और UK और most of the European nations में अभी तक ऐसा नहीं हुआ। What is even more remarkable, एक और positivity about India's achievement is that it has managed to do this without the draconian lockdowns. ड्रैकोनियन लॉकडाउन्स के बिना भी हमने ये सब चीजों को कवर कर लिया है। लॉकडाउन सिर्फ हुआ था अपार्ट फ्रॉम 2 months जो था अप्रैल में 2020 में। इनफैक्ट द केसेस हैव ड्रॉप डाउन, जितना ज्यादा इंडिया खुलने लगा उतने ज्यादा केसेस और ज्यादा ड्रॉप डाउन दिखने लगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन स्ट्रेंथन्स द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट कि इंडिया ने टैकल कर लिया है कोविड-19 पैंडेमिक की प्रॉब्लम को बेटर तरह से एडवांस नेशंस के कंपैरिजन में। इस वाली बात को आपने और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है। पहले ऑप्शन ने कहा इंडिया की जो पॉजिटिविटी रेट है कोविड-19 केसेस की और एडमिशंस जो है हॉस्पिटल में वो रिड्यूस हो गए हैं। बिल्कुल सही बात है कि कोविड पॉजिटिव जो लोग आ रहे हैं वो रेट गिर गया, लोगों का हॉस्पिटलाइज होना कम हो गया, तो बिल्कुल इसका मतलब हमने कंट्रोल कर लिया है। सही हो सकता है। इंडिया का काउंटिंग नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इनकरेक्ट है, डेटा डिस्क्रिपेंसी के लिए कह रहा है इनकरेक्ट। इंडिया की टेस्टिंग फैसिलिटीज इनएडिक्वेट हैं, अगेन स्ट्रेंथनर नहीं है। इंडिया का क्लासिफिकेशन कोविड-19 का इनएक्यूरेट है, वही तीनों ऑप्शंस बुराइयां कर रहे हैं। ए वुड बी द करेक्ट चॉइस। कौन सा ऑप्शन ऑथर की बात को वीकन करेगा, कौन सी बात को कि इंडिया ने कोविड-19 के पैंडेमिक प्रॉब्लम को टैकल कर लिया है, अब इस बात को आपने वीकन करना है। अब आप पकड़ सकते हो वो ऑप्शंस जो यहां पर पहले 3 गिवन थे कि डेटा इनएक्यूरेट है, टेस्टिंग ठीक से नहीं हो रही है, रैंडम टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो यहां पर
इंडिया लैक करता है कोऑर्डिनेशन एंड एफर्ट टू एग्जीक्यूट कॉन्स्पिरेसी। ये इंडिया के पॉजिटिव सेंस में कह रहा है कि इंडिया में यार इतना दम नहीं है, इंडिया ऐसा नेशन नहीं है जो कॉन्स्पिरेसी करेगा, तो ये तो गलत आंसर हो गया। मैनी इंडियंस आर पॉसिबली नॉट गेटिंग टेस्टेड, ये हो सकता है, बिल्कुल मिल गया वीकनर। एविडेंस ये बताता है कि इंडिया ने अपना कर्व कोरोना वायरस का फ्लैटन कर लिया है, पॉजिटिव है, गलत आंसर होगा। इंडिया ने इंपोज नहीं करे कोई ड्रैकोनियन लॉकडाउन्स, ये भी पॉजिटिव है, इसलिए गलत आंसर होगा। तो बी आपका ऑप्शन है जो यहां पर वीकन कर रहा है। To think that deep Indian state is capable of fudging data at the level of every district, every state, और ये फसाड मेंटेन करना महीनों महीनों, ये इस चीज को लोग ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। ये इस इन दिस स्टेटमेंट ऑथर इंडिकेट क्या करना चाह रहा है, यहां पर अपनी इस बात से ऑथर क्या इंडिकेट करना चाह रहा है इस स्टेटमेंट से? There are unauthorized networks of power operating independently in India, political leadership जो अपने एजेंडा और अपने गोल पे काम कर रहे हैं। ऑथर ने ये नहीं बोला था, ऑथर ने तो इस स्टेटमेंट को बोलने का मतलब उसका इन्फ्लुएंस था पॉजिटिविटी कि इंडिया ऐसा नहीं कर सकती है, ये नेगेटिविटी पे बात कर रहा है। देयर आर ऑथराइज्ड नेटवर्क्स इंडिया में जो ऑपरेट करते हैं पॉलिटिकल एरिया में, जो एजेंडा और गोल्स पे वर्क करते हैं, ये भी सिर्फ अनऑथराइज्ड नेटवर्क और ऑथराइज्ड नेटवर्क का फर्क है, बुराई ये भी कर रहा है। There may be unauthorized networks of power operating independently of the Indian state's political leadership in pursuit of the agenda and goals, but their influence is questionable. तो हो सकता है कुछ ऐसे लोग काम कर रहे हो, लेकिन उनका कितना इन्फ्लुएंस है डेटा फजिंग पर, वो क्वेश्चनेबल है। तो ये आपका सही आंसर में जाएगा। There may be unauthorized networks of power and this, and their influence is deep and pervasive. तो इसने कहा इसका मतलब वो लोग डेटा फज कर पाएंगे पॉलिटिकल एजेंडास के चलते, तो ये भी नेगेटिविटी में जा रहा है। तो मेकिंग सी द करेक्ट आंसर चॉइस। अगले पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, आपको निकालना है यहां पर पैसेज के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट में जाना चाहिए। तो पहले ने कहा डेवलप नेशंस जो हैं वो रिलक्टेंट हैं लर्न करने के लिए इंडिया के एक्सपीरियंस से, क्योंकि वो इंडिया के डेटा पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो डेवलप नेशंस रिलक्टेंट है इंडिया की बात को समझने में और डेटा पे संदेह क्रिएट कर रहे हैं, ये बात पैसेज ने नहीं बताई थी, तो सही जा सकती है। इंडिया डज नॉट गेट एज मच क्रेडिट फॉर टैकलिंग द प्रॉब्लम, बिल्कुल इंडिया पर तो डाउट हो रहा है, क्रेडिट तो मिला ही नहीं, तो ट्रू है, इसलिए गलत है। इंडिया को पुअर और थर्ड वर्ल्ड कंट्री माना जाता है पैसेज के हिसाब से, बिल्कुल ठीक है। इंडिया इज सीन एज अनट्रस्टवर्दी एंड इनकेपेबल ऑफ टैकलिंग द प्रॉब्लम, पैसेज के हिसाब से ये भी ट्रू है, इसलिए गलत है, क्योंकि पकड़ना था फॉल्स, ए बन गया आपका करेक्ट आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अब आपको निकालना है बिल्कुल ट्रू इन्फरेंस पैसेज के हिसाब से। लेट्स सी कौन सा सही आंसर में जाएगा। कोविड-19 के केसेस इंडिया में रिड्यूस हुए हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस में रिडक्शन आई है, ऐसा पैसेज ने नहीं कहा। कोविड-19 के केसेस इंडिया में इंक्रीज हो गए हैं, इंक्रीज की तो बात ही नहीं हुई। कोविड-19 के केसेस इंडिया में रिड्यूस हो गए हैं विद द इंक्रीज इन रिस्ट्रिक्शन, इंडिया में रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं आई, उन्होंने कहा हमने ड्रैकोनियन लॉकडाउन्स नहीं लिए हैं। कोविड-19 के केसेस इंडिया में रिड्यूस हुए हैं डिस्पाइट द रिडक्शन इन रिस्ट्रिक्शन। लास्ट लाइन में बोला था ना कि जितना इंडिया ओपन अप हुआ है उतना केसेस गिरे हैं, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, वही ऑप्शन डी, मेकिंग दिस वन द करेक्ट आंसर चॉइस। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन योर एलिट 2021 के पेपर में जो आपको क्वेश्चंस आए थे, अब हम लोग उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। डिस्कसिंग द फर्स्ट क्वेश्चन केम इन एलिट 2021। India's neighboring countries have seen a surge in the imports of the metal। तो जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पर देखने को मिला कि जितना भी इंपोर्ट्स हुआ है मेटल्स में, उसमें काफी इंक्रीज देखने को मिला है इन द मैटर्स ऑफ इंपोर्ट्स। This gold is then being carried across into India by the smugglers, और ये जो इंक्रीज हुआ ये इंडिया में लाया गया स्मगलर्स के थ्रू। Which of the following inferences can be best drawn from the above statement? कि ये ड्यूटी बनती है, there is a duty differential between India and its neighboring countries, कि एक ड्यूटी डिफरेंशियल है, ड्यूटी डिफरेंशियल यहां पर टफ रिस्ट्रिक्शन है मेटल्स इंपोर्ट्स में, दैट कुड बी ईज्ड, कि ये जो टफ रिस्ट्रिक्शन है मेटल के इंपोर्ट्स में इसको ईज आउट कर सकते हैं।
इंडिया हैज हाई करंट अकाउंट डेफिसिट, इंडिया में हाई करंट अकाउंट डेफिसिट है। और डी कह रहा है देयर हैज बीन द शार्प डेप्रिसिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपी। तो डेप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ रुपी और हाई करंट अकाउंट डेफिसिट यहां पर नहीं जाएगा। एक ड्यूटी डिफरेंशियल है इंडिया में और नेबरिंग कंट्रीज में, जो ड्यूटी डिफरेंशियल है वो यहां पर समझ में आता है कि कस्टम ड्यूटी जो है वो डिफरेंस है, तभी आसपास की कंट्रीज में ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है और इंडिया में वो स्मगलिंग से आ रहा है। तो क्योंकि ड्यूटी में जो कस्टम ड्यूटी है उसमें डिफरेंसेस हैं अगर हम इंडिया बाकी नेबरिंग कंट्री से कंपेयर करें, तो ये यहां पर सही आंसर में जा सकता है। एक नया अपैरल स्टोर हैज बीन ओपनड अप बाय अ टेलीकॉम कंपनी XYZ फ्रॉम व्हिच कस्टमर्स हैव बीन वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस। तो ऑलरेडी एक टेलीकॉम कंपनी है, उन्होंने रिसेंटली क्या किया है, एक कपड़ों का स्टोर खोला है, अपैरल स्टोर खोला है, और कस्टमर्स को इससे काफी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। क्या स्टेटमेंट इन्फरेंस हो सकती है इस केस में फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट? पहले ने कहा अपैरल स्टोर वर प्रीवियसली ऑपरेटेड इन टेलीकॉम इंडस्ट्री ओनली। अपैरल स्टोर जितने भी थे वो उससे पहले सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉम कंपनीज ही चलाती थी। प्रीवियस डेटा गिवन नहीं है। एक्सपेंशन इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू हैव कंपेटिटिव एज इन द मार्केट, बिल्कुल हो सकता है कंसिडर कि एक्सपेंशन करेंगे तो बढ़िया होगा। टू बी सक्सेसफुल इन एक्सपेंशन वन नीड्स टू बी अ लीडर इन टेलीकॉम। अगर जिसको भी एक्सपेंशन में सक्सेसफुल या सक्सेस हासिल करनी है वो टेलीकॉम इंडस्ट्री का ही होना चाहिए, किसी और इंडस्ट्री का नहीं हो सकता। XYZ has already established a brand name in the market through its telecom business. XYZ already established कर चुका है ब्रांड नेम और टेलीकॉम में ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, तभी लोगों को इससे एक्सपेक्टेशन है। बी और डी को कंपेयर करें तो बी ने कहा एक्सपेंशन ही बेस्ट स्ट्रैटेजी है मार्केट में टिके रहने के लिए, और ये XYZ पे क्लियरली बात कर रहा है, ये जनरलाइज टर्म में बात कर रहा है। तो अगर हम बी और डी को कंपेयर करें तो डी बेटर तरह से प्रेमिसेस के साथ रिलाय कर पा रहा है, मेकिंग दिस द करेक्ट चॉइस। स्टेटमेंट कहती है कि क्या गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए एक सिस्टम ऑफ ऑब्टेनिंग द बॉन्ड्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स फॉर वर्किंग इन इंडिया बिफोर सैंक्शनिंग एजुकेशन लोन्स फॉर हायर स्टडीज। तो क्या हम लोग जब बच्चों को लोन्स देते हैं हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड में, तो क्या स्कूल्स को, गवर्नमेंट को इसके पहले एक बॉन्ड साइन करा लेना चाहिए कि वापसी में आप इंडिया ही आओगे, यहीं आके जॉब करोगे? तो कैसा, क्या ऐसा बॉन्ड करना चाहिए, उन स्टूडेंट से लेना चाहिए फ्रॉम वर्किंग इन इंडिया कि आप इंडिया में आकर ही काम करोगे, उन बच्चों से जो बाहर जाके हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं? आर्ग्यूमेंट बताना है कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। पहला कहता है नहीं ऐसा मत करो, दिस इज नॉट अ वर्केबल सोल्यूशन, ऐसा नहीं करना चाहिए, वर्केबल सोल्यूशन नहीं है और ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा डेवलपमेंट ऑफ यंग टैलेंट इन द कंट्री। बिल्कुल ठीक है, प्लॉजिबल है, ये भी स्ट्रॉन्ग है कि इससे इंडिया के वर्केबल टैलेंट पर फर्क पड़ेगा, वर्केबल सोल्यूशन ये नहीं है और ये यंग जनरेशन को शायद रोकेगा बाहर जाके पढ़ने से। बिल्कुल सही है, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, यंग जनरेशन के बारे में नहीं सोच रहे हो। गुड। हाँ, ये भी करना सही तो है एक पॉइंट पे। दिस इज द ओनली वे टू इंश्योर द यूज ऑफ टैलेंट ऑफ आवर कंट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री एंड नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल। तो ये भी सही आर्ग्यूमेंट में आ रहा है। और इस केस में नो दिस स्टेप विल बी टू हार्श, इसने कहा ये बहुत हार्श स्टेप हो जाएगा। तो ये भी यहां पर इस केस में अगर देखें कि ये बहुत ज्यादा हार्श स्टेप हो जाएगा, तो ये हार्श जैसा कुछ नहीं है, उतना ज्यादा हार्श टाइप का वर्ड नहीं लग रहा। हार्श इज टू एक्सट्रीम वर्ड जो यहां पर क्वेश्चन में यूज किया गया है। तो क्योंकि 1 और 2 सही आर्ग्यूमेंट में है, दैट विल मेक सी द करेक्ट आंसर चॉइस। 1st and 2nd आर स्ट्रॉन्ग। प्राइमरी एज के जो स्कूल बच्चे होते हैं अर्बन एरियाज में, दे हैव नाउ बिकम एविड एज वेल एज मोर रेगुलर व्यूअर्स ऑफ टेलीविजन। वो बच्चे काफी ज्यादा टीवी देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, ऑल दैट, इवन इन हाउस होल्ड विदाउट अ टीवी, मोबाइल फोन्स में देख लेते हैं। As a result, there has been alarming decline in the extent of readership of newspaper. अब बच्चे इतना ज्यादा टीवीज वगैरह में लग चुके हैं, तो जो न्यूज़पेपर रीडिंग वाला क्राउड है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्या कंक्लूजन हम इससे निकाल सकते हैं? मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर्स शुड बी डिवाइज्ड, कि किस मेथड से हमें रीडरशिप इंक्रीज करनी चाहिए वो हमें निकाल के लेके आने चाहिए, ऐसे मेथड्स लेके आने चाहिए जिससे हम रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर को बढ़ा सके, कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है a team of experts, there has to be a team of experts जो भेजनी चाहिए अदर कंट्रीज में टू स्टडी द इंपैक्ट ऑफ टीवी ऑन द रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर। दूसरी कंट्री से डेटा लेके और देखो वहां पर क्या चल रहा है। ये कंक्लूजन अनरिलेटेड है। फर्स्ट बिल्कुल सही है, मेकिंग ए द करेक्ट आंसर चॉइस।
स्टेटमेंट कहता है कि द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन प्राइवेट स्कूल्स इज मच बेटर देन म्युनिसिपल एंड जिला परिषद रन स्कूल्स, कि जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन होता है वो प्राइवेट स्कूल्स का स्टैंडर्ड ज्यादा बेटर होता है इन कंपैरिजन टू द म्युनिसिपल और जिला परिषद स्कूल्स। कंक्लूजन, म्युनिसिपल और जिला परिषद वाले जो स्कूल हैं दे शुड मेक सम सीरियस एफर्ट्स टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड्स, करना चाहिए। ये कंक्लूजन बिल्कुल कंसिडरेबल है। सभी म्युनिसिपल जिला परिषद के स्कूल, जिला परिषद के जो स्कूल्स हैं उनको इमीडिएटली बंद कर दो। बंद क्यों कर दो यार, इंप्रूवमेंट का स्कोप है तो बंद करना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, वरना जो बच्चे यहां पढ़ रहे हैं वो कहां पढ़ने जाएंगे। तो ये गलत कंक्लूजन है। ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ड्यू टू इनॉर्मस प्रॉफिट्स इन्वॉल्व्ड इन स्मगलिंग, क्योंकि स्मगलिंग में इतने ह्यूज प्रॉफिट्स होते हैं, hundreds of persons have been attracted towards this anti-national activity. कुछ लोग मिलियनियर्स बन चुके हैं ओवरनाइट मिलियनियर्स बन गए स्मगलिंग करके। इंडिया की एक वास्ट कोस्ट लाइन है, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट दोनों ही तरफ इंडिया का अगर आप देखें तो ऐसे ये इंडिया का पूरा कोस्ट लाइन है जिधर आपका पानी से स्मगलिंग करना बहुत पॉसिबल हो जाता है। इट्स बीन अ हेवन फॉर smugglers. It's been a heaven for the smugglers who have been carrying on their activities with great impunity. ये कोई डाउट नहीं है दैट फ्रॉम टाइम टू टाइम सर्टेन सीजर्स भी करे गए हैं, काफी ज्यादा रेड भी मारी गई हैं। सीजर्स वर मेड बाय द एनफोर्समेंट अथॉरिटीज एंड ड्यूरिंग रेड्स एंड एम्बुश भी हुआ, रेड्स भी हुई, बट इवन अलाउइंग दीज लॉसेस द स्मगलर्स मेड ह्यूज प्रॉफिट्स। मतलब इतनी बार रेड मारी, काफी ज्यादा माल पकड़ा स्मगलर्स का, लेकिन वो वाला जो माल पकड़ा उसको माइनस भी कर दें तो भी इसके बावजूद स्मगलर्स ने प्रॉफिट्स ही कमाए हैं, ये भी बोल दिया। पैसेज बेस्ट सपोर्ट कर रहा है कौन सी बात को? स्मगलिंग हैम्पर करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी नेशन की, करती होगी, लेकिन पैसेज जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हैम्परिंग की बात नहीं कर रहा है। स्मगलिंग ऑट टू बी कर्ब्ड, ये हो सकता है स्मगलिंग को रोकना जरूरी है। अथॉरिटीज आर टेकिंग स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं बोला, सर्टेन टाइम कभी कभी सीजर्स हुए हैं तो स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं डिस्कस करें। Smuggling is in fact is fast increasing in our country owing to quick profit it entails. Comparatively best answer हो गया, collectively सारी इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है जो पैराग्राफ ने दी थी। Choose the most appropriate answer. तो ये assumption के क्वेश्चंस होते हैं, आपको बोला गया अगर आपको लगता है assumption फर्स्ट सही है तो आपको पकड़ना है A, आपको लगता है सेकेंड assumption सही है तो आपका होगा B, आपको लगता है दोनों ही assumption गलत हैं तो आपको लेना है C। जब आपको लगता है दोनों assumptions गलत होंगी, जब आपको लगता है कि दोनों ही assumptions सही हैं तो आपको लेना है D, जब आपको लगता है दोनों assumptions बिल्कुल करेक्ट assumptions में जाएंगी। इसका पहला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। बी हम्बल इवन आफ्टर गेनिंग विक्ट्री, विक्ट्री लेने के बावजूद भी हमें हम्बल रहना चाहिए, हमें ग्राउंडेड और डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। Many people are humble after gaining victory, कि कुछ लोग फिर भी, काफी लोग रहते हैं ऐसा। अगर काफी लोग विक्ट्री के बावजूद भी हम्बल होते तो पैराग्राफ हमें ये एडवाइस नहीं देता, अगर many people ऑलरेडी ऐसे होते तो ये गलत होगा। जनरली लोग हम्बल नहीं होते हैं, जनरली पीपल आर नॉट हम्बल, ये जनरल पीपल की बात कर रहा है, विक्टोरियस पीपल की बात नहीं कर रहा है। तो दिखने में लगेंगे दोनों सही आंसर्स है लेकिन दोनों ही इनकरेक्ट असम्पशंस हैं, तो दैट विल मेक आपका इस केस में सी वुड बी द करेक्ट आंसर एज फॉर नाइदर। स्टेटमेंट ने कहा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रन ऑल द कमर्शियल व्हीकल्स ओनली ऑन बायोफ्यूल्स इन ऑर्डर टू सेव द डिप्लीटिंग फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स। तो जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं वो डिप्लीट कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एक ऑल्टरनेटिव सोर्सेस सोचा गवर्नमेंट ने कि बायोफ्यूल्स पे हम अपने सारे कमर्शियल व्हीकल्स को अब से सिर्फ और सिर्फ बायोफ्यूल्स पर चलाएंगे, सीएनजी हो गया, गैस हो गया, सो ऑन। अजम्पशन है ये पॉसिबल है आराम से स्विच करना फॉसिल फ्यूल की जगह बायोफ्यूल्स पे। अगर पॉसिबल नहीं होता स्विच करना तो पैसेज में गवर्नमेंट ये गाइडलाइंस क्यों ही लेके आती? तो यस, इट इज अ पॉसिबल असम्पशन। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बायोफ्यूल अवेलेबल है, प्रोड्यूस हम कर सकते हैं अपनी कंट्री में, ताकि हम सभी कमर्शियल व्हीकल्स को बायोफ्यूल्स पर शिफ्ट कर पाएं। बिल्कुल सही असम्पशन है। अगर ऐसा चीज सफिशिएंट असम्पशन नहीं होती तो सरकार ये गाइडलाइंस कभी नहीं लेके आती। तो क्योंकि दोनों असम्पशन बिल्कुल सही असम्पशन है, दैट विल मेक डी द करेक्ट आंसर, दैट स्टेट्स बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। कोविड-19 एक पैंडेमिक इशू बन चुका है, अब बिल्कुल बन चुका है।
गवर्नमेंट को काम करना चाहिए टुवर्ड्स कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ दिस डिजीज, बिल्कुल, क्योंकि पैंडेमिक बन गया है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गया है, तो यार काम तो करना चाहिए ना, कॉम्बैट तो करना पड़ेगा। प्रॉब्लम आ गई इतनी बड़ी, तो सोल्यूशन उसका निकालना तो अजम्पशन में आना ही चाहिए। कोविड-19 एक सीरियस डिजीज नहीं है और ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है। ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि नहीं है, सीरियस है कि नॉन सीरियस है, इसके बारे में पैसेज ने नहीं बताया। तो क्योंकि फर्स्ट असम्पशन सही है, ए विल बी द करेक्ट आंसर, मेकिंग इट द बेस्ट चॉइस। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे क्लैट और एलिट में 2021 में लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में। अगली क्लास में अब आपसे दोबारा मिलना होगा, जहां पर हम लोग क्लैट और एलिट के 2022 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो इसी बात पर आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।